हेलो दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, आज जो है हमारा जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है। जो हमारा आज का वीडियो है आप फ़ोटो देख के समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये है आईपीएस दिव्या तन्वर, जिनका 2021 में 438 रैंक आया था। एंड उसके बाद एक और एग्ज़ाम्स में इनका रैंक 105 आया था। तो दोस्तों आज है इनका मतलब मेंथ एनसीईआरटी कॉपी मिला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने इनकी कॉपी क्यों चुनी। मैं आपको बता दूं कि 2022 की एक और टॉपर थी जिनका रैंक शायद 66 था। उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत उनका मार्क्स बेटर है। आफ्टर ऑल हिंदी मीडियम में जो होता है ना टॉपर एक होता है ना, वही है। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनकी सीट पे किसी और ने क्लेम कर दिया था, तो आप उनके बारे में ज़रूर न्यूज़ में देखे होंगे। लेकिन उनका ना क्या है कि उनका जो मेंस में है ना मार्क्स कम है। उनकी ज़्यादा मार्क्स कैसे में है, उनके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स है, मेंस में कम है। लेकिन दिव्या मैम के जो है इन्हीं का नंबर जो है मेंस एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छा है। और आपको भी पता है यूपीएससी में मार्क्स का अगर लाना है, रैंक जो डिसाइड करता है वो मेंस की कॉपी ही करती है। इसलिए मैंने दिव्या मैम की कॉपी को चुना है। और दिव्या मैम वाकई काफ़ी अच्छा लिखती हैं, मेंस एनसीईआरटी काफ़ी बेटर लिखती हैं। और हिंदी मीडियम के लिए मुझे लगता है कि हाँ, उनकी जो मेंस एनसीईआरटी कॉपी है उसको मतलब समझा जा सकता है और बहुत अच्छे से सजा के लिखती हैं। और मैंने देखा था कि जो लोग टीचर्स होते हैं ना, वो जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, वो मैम को, दिव्या मैम को बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्होंने कि हाँ अच्छी समझ है, लिखने की समझ अच्छी है, निष्कर्ष की समझ अच्छी है। दोस्तों ये कमेंट जल्दी किसी को नहीं मिलता कि निष्कर्ष की अच्छी है। निष्कर्ष एक ऐसा चीज़ है ना, इंट्रोडक्शन तो बहुत लोग अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई बहुत जल्दी ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं लिख पाता। इसीलिए मुझे लगा कि दिव्या मैम की कॉपी बेस्ट रहेगी। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कॉपी पे देखते हैं कि हाँ टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी का रिव्यू। चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं अपने कॉपी पे। तो ये दिव्या मैम की कॉपी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है मीडियम हिंदी, आप अच्छे से देख लीजिए। और ये मार्क्स देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है। 4.5, 5, 7, 6.5। आपको बता दें कि 10 में से इतने मिले होंगे। दोस्तों अगर 50% में मार्क्स मिलता है तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है मेंस एनसीईआरटी में किस तरह से मार्क्स देते हैं, काफ़ी मतलब कम मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपर्स कैसे लिखते हैं और किस तरह का जो भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो यूपीएससी में जो भाषा होता होगा वो कुछ अलग ही बात होती होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, नॉर्मली चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, उसको जो दर्शाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा यूनिक ज़रूर होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कॉपी में ही डायरेक्ट। तो क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और ऐसे ही लिखना है, इसी तरह टॉपर की तरीके से ही लिखना है। आपको पता ही होगा कि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 438 रैंक हासिल किया था और मतलब इनकी हर प्रयास सफल रही है। तो पहला है, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। प्रमाण, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में साहित्यकार भी विद्यमान थे, जिनमें कालिदास प्रमुख है। कालिदास मेघदूत यक्ष की कहानी मतलब इन्होंने लिखी है, ये उन्होंने कोट किया है। रघुवंश राम से संबंधित, और अभिज्ञान शकुंतलम जो जिसमें कि शकुंतला की कहानी है, तो ये भी उन्होंने लिखा है। भवभूति जो कि विभिन्न नाटक है। और गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ, गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ, ये मतलब एक जानकारी है, फैक्ट है जो इन्होंने इसमें डाला है। विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य समुद्रगुप्त के काल में कवि हरिसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती है। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन को लिखा है। एक कथी में सब कुछ बता दिया कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, मैं समुद्रगुप्त के बारे में भी जानती हूँ, और स्वर्णयुग किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, सबके बारे में इन्होंने एक ही झटके में पूरी जानकारी दे दी। थोड़ा इन्होंने पेज भी छोड़ रखा है। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल बधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। दोस्तों कितने अच्छे से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया से लिखा है और उसमें टोटल जोड़ दिया, एक रिपोर्ट का भी बता दिया कि हाँ रिपोर्ट के अनुसार माननीय, मतलब एक सबूत भी दे दिया कि किसके आधार पर ये ऐसा कह रही हैं।
लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने कितने कम शब्दों में इसको जाहिर भी कर दिया। तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक निरक्षरता का उच्च स्तर, गरीबी की भयावहता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां, नारी सशक्तिकरण की निम्न दर, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात और 8वां में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता, और 9वां में है महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में कम हिस्सेदारी। देखिए दोस्तों, एक ही बार में इन्होंने कैसे सारी चीज़ें बता दिया, और वर्ड का जो इस्तेमाल है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल शब्द भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई फाई शब्द भी नहीं है। नॉर्मल शब्द है कि समझ में आ जाए, सामान्य है, समझने लायक सामान्य है। और एक ही शब्द में कई कई बातों का गुण है, मतलब कई कई चीज़ें उसमें आ जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो मतलब अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे, तो ये भी उन्होंने इसमें बता दिया। और महिलाओं को लेकर जो माता पिता की चिंता होती है वो भी बता दिया इन्होंने। गरीबी की भयावहता भी बता दिया। जो भारत की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यही है। क्योंकि भारत सरकार सोच तो बहुत लेती है, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन परेशानी क्या आ जाती है, पैसे की तंगी। तो ये भी उन्होंने कोट कर दिया यहाँ पे कि हाँ, गरीबी की भयावहता भी है और निरक्षरता का उच्च स्तर तो है ही, ये बिल्कुल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये उसी का है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो समाधान हेतु सुझाव, मतलब इसमें समाधान भी तो देना होता है। असली नंबर इसी के मिलते हैं दोस्तों, जो वे फॉरवर्ड बताया जाता है। शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, मुख्यतः महिलाओं में जागरूकता का फैलाव, आशा वर्कर्स द्वारा NGOs व विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल कर स्वास्थ्य की नकारात्मकता के परिणाम बताए जाएं। गरीबी को दूर करने के उपाय, सामाजिक जागरूकता, विज्ञापनों के माध्यम से दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में लाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित किया जाए, सुनिश्चितता हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने लिखा है। अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराइयों की जड़ खोद सकेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं कि इसमें इनको कॉम्प्लीमेंट क्या मिला। ये पहला क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, तो पहला क्वेश्चन का जो कॉम्प्लीमेंट इनको मिला है, विशाख दत्त, भारवी दांडी, शुद्धक आदि कवियों की रचनाओं में उनके महत्व की चर्चा कीजिए। मतलब इनको और चर्चा करने के बारे में कहा गया है। विषय वस्तु के स्तर पर परिणाम अच्छा है, किंतु और बेहतर किया जा सकता था, तो इनको और बेटर करने की कहा गया है। अवधारणात्मक समझ एवं जानकारी अच्छी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, तो 10 में से इनको 4.5 नंबर मिले हैं, जो कि अच्छे हैं दोस्तों। अगर इसमें 50% भी मार्क्स आपको मिल रहा है तो भी आप समझिए कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर इनको गुड भी मिला है। विषय वस्तु की समझ एवं जानकारी अच्छी है। ये तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है। इस उदाहरण के माध्यम से विद्वान यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में उत्साह की प्रवृत्ति तो देखने को मिल जाती है, लेकिन सहन शक्ति की प्रवृत्ति समाज में विरले ही मिलती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। उत्साह की प्रवृत्ति तो देखने को मिल जाती है, लेकिन सहन शक्ति की प्रवृत्ति समाज में बहुत विरले ही मिलती है, बहुत कम मिलती है। दोस्तों ये देखिए, इन्होंने बिरले शब्द का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि एग्जामिनर खुद ही है ना, सिंपल वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए मना करता है। सिंपल शब्दों में नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे वर्ड को निहित करना है, अपने आंसर्स में लिखना है, जिसके कि थोड़ा सा बियॉन्ड हो, मतलब उसके जो मतलब है, मीन्स है, वो बियॉन्ड हो, एक वर्ड से ज़्यादा उसके मतलब निकलते हो। तो इस तरह से मतलब बोला जाता है। एग्जामिनर खुद ही कहते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इसी भाव का इस्तेमाल किया है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में जनता की भागीदारी अभूतपूर्व थी, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी के आंदोलन वापस लेने को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि शायद सहन शक्ति दुर्लभ होती है। एक लंबे समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उनके शोषण को सहने की शक्ति दुर्लभ ही कही जाएगी। कहीं किसी भी कार्य को शुरू करने का उत्साह लगभग प्रत्येक व्यक्ति में मिल जाएगा, लेकिन उस कार्य की तमाम बाधाओं को पार करते हुए, उन मुसीबतों को, समस्याओं का सहन करते हुए एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हर जगह दर्शनीय है। इसी प्रकार अम्बेडकर जी द्वारा अपने अपमान को, शोषण व वंचितता को सहते हुए भारत के संविधान निर्माता के रूप में उभरना उनकी दुर्लभ सहन शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है। और ये जो बॉक्स बना के लिखा है ना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बॉक्स में लिखना, पॉइंट अप में लिखना, ये सब सबसे बेटर तरीका होता है। अपने मतलब बहुत बड़े बड़े बातों को छोटे छोटे शब्दों में समझा देना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे समझा रहे हैं।
खैर हमारे पास अब तो भी कॉपी है, आप खुद कॉपी देख रहे हैं तो इसमें भी क्या ही बोलना। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे जब इनमें इनको इतना अच्छे नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में इनको कम लगभग 50% के आसपास तो नंबर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 10 में से 2 मिला है, 3 मिला है, ऐसा नहीं मिला है, मिलते हैं दोस्तों। आप ये मत समझिए कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। 10 में से 1 नंबर भी मिलते हैं किसी किसी को। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने कोट किया है, सब कुछ कितने अच्छे से लिखा है। टोटल पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, टोटल नहीं पढ़ सकते। एक लास्ट में इनको ये भी दिया हुआ है कि निबंध के स्तर पर आपकी समझ एवं जानकारी अच्छी है। वैसे पढ़ा जा सकता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए, और फिर बड़ी हो जाएगी तो फिर बच्चे ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं टॉपर्स कैसा लिखते हैं। तो इसको आप अपने भी क्वेश्चंस में इन सभी का जो होता है निचोड़ आप लिख सकते हैं। इन सभी जैसे क्वेश्चन टॉपर्स लोग लिख रहे हैं उस तरह से आप भी लिख सकते हैं और आप भी अपने आंसर राइटिंग की स्किल्स को थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में जो सबसे बेटर होता है, सबसे ज़्यादा जो रैंक डिसाइडर कोई स्टेज है तो वो मेंस की कॉपी ही है, वो करती है। इंटरव्यू सिलेक्शन में हेल्प ज़रूर करती है लेकिन मेन जो पार्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंस का ही होता है, क्योंकि उसी में तो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। और अगर उसमें आपने अच्छे से लिख लिया तब तो फिर बेटर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते रहेंगे किसी दूसरे वीडियो पर, और ऐसे ही किसी अच्छी अच्छी वीडियो पे हम लोग मिलते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मुझे आप देख रहे हैं कि मैं कितने दिनों से डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे चैनल ऐसा लग रहा है जैसे स्लो डाउन हो गया है। बच्चे देखते तो हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँ, अभी कल भी मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी प्रेस्टाइज नहीं मिल रहा है कि हाँ दोस्तों थोड़ा सा भी एक होता है ना बूस्ट नहीं मिल रहा है, कम से कम लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है और बहुत मेहनत करने के बाद कल वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइव स्ट्रीम थी, और उसमें मुझे एकदम इतना डिमोटिवेशन फील हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब बच्चे उसमें आ रहे थे, फिर चले जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर चले जा रहे थे। 6-7 साथ में आए, फिर 6-7 चले गए, फिर 8-10 साथ में आए, फिर 8-10 चले गए। तो काफ़ी डिमोटिवेशन हो जाता है उससे। और लाइक सब्सक्राइब तो किसी ने नहीं किया, लाइक तो एक भी किसी ने नहीं किया, ये तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। ये किसी ने लाइक तक नहीं किया, जबकि वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी बनाई थी। मैं उसमें जानकारी दे रही थी कि टाइम को कैसे मैनेज करें। और टाइम मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, थोड़ा सिंपल शब्द में ही बताएंगे, है कि नहीं, उसको एग्जांपल देकर ही बता सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज तो बहुत सारी बातें हो गई, ओह शिट, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। चलिए बाय। तब तक अपना अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का भी बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।